यस, तो नेक्स्ट रिवीजन हम कर रहे हैं हमारे आरसीएम टॉपिक के अंदर, और हमारा नेक्स्ट रिवीजन है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल किसका, ड्वेलिंग का। तो हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि रेंटिंग करते हैं जब रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की, तो वो तो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। ओके, तो डिपार्टमेंट ने आंसर दिया कि वो एग्जेम्प्ट तब होता है जब आप उसको रेसिडेंस पर्पस के लिए क्या करते हैं, आप उसको क्या देते हैं, रेंट पे देते हैं। तो अगर आपने उसको रेसिडेंस पर्पस के लिए दिया है तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपने उसको रेसिडेंस पर्पस के लिए नहीं दिया है तो वो रेंटिंग एग्जेम्प्ट नहीं होती है। अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा कि अगर हम यहां पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दें तो फिर उस केस में क्या होता है, तो डिपार्टमेंट ने कहा उसी केस में तो आपकी रेंटिंग की सप्लाई एग्जेम्प्ट होती है। तो हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि अगर हमने रेंटिंग ही करी है और रेसिडेंशियल किसकी करी है, बिल्डिंग की ही करी है, और रेसिडेंस पर्पस के लिए ही करी है, और दी भी हमने किसको है, रजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब सब जगह आर है, तो उस केस में क्या होगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा हमने आपको एग्जेम्पशन में बताया था कि अब ये क्या नहीं है, एग्जेम्प्ट नहीं है। हमने कहा अगर ये एग्जेम्प्ट नहीं है तो इस केस में जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा इसी केस में तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा, और ये रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम में जीएसटी का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। हमने डिपार्टमेंट से वन मोर क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए हम रेंटिंग ही कर रहे हैं, बिल्डिंग भी हमारी कौन सी है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, लेकिन हमने जो जिस पर्पस के लिए रेंटिंग करी है वो पर्पस कौन सा है, रेसिडेंस पर्पस नहीं है। मान लीजिए हमने अदर पर्पस के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए हमने रेंटिंग करी है, तो उस केस में क्या होगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा उस केस में अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को कर लो तो भी क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। हमने कहा मान लीजिए हमने तो बिल्डिंग तो रेंटिंग करी है, बिल्डिंग भी कौन सी है, रेसिडेंशियल है, पर्पस कौन सा है, अदर पर्पस है, लेकिन हमने करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो डिपार्टमेंट ने कहा उस केस में भी क्या नहीं होता है, एग्जेम्प्ट नहीं होता। हमने कहा तभी तो हमको जानना है कि फिर उस केस में जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा। तो डिपार्टमेंट ने कहा वही तो हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि उस केस में यही रजिस्टर्ड पर्सन अंडर आरसीएम में जीएसटी का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। हमने कहा फिर लास्ट क्वेश्चन ये है कि रेंटिंग है, बिल्डिंग भी रेसिडेंशियल है, पर्पस अदर देन रेसिडेंस, मतलब कॉमर्शियल पर्पस है, अदर पर्पस है, और रिसिपेंट जिसको रेंटिंग करी है वो कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अब एग्जेम्प्ट है भी नहीं, तो उस केस में जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा। डिपार्टमेंट ने यहां पर क्वेश्चन की बड़ी तारीफ करी, और डिपार्टमेंट ने का प्रेजेंस ऑफ माइंड शानदार है, और यहां एफसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, यहां आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। हमने कहा बात समझ में आ गई, इसका मतलब आरसीएम तब एप्लीकेबल है जब रिसिपेंट कौन हो, रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना, तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर रिसिपेंट हमारा कौन है, अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में या फिर तो एफसीएम एप्लीकेबल होगा, या फिर तो वो सप्लाई ही क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो डिपार्टमेंट ने कहा आपका इंटरप्रिटेशन 100% क्या है, करेक्ट है। बस आप ये चार केसेस समझ लो कि अगर सब जगह आर लग जाए कि रेंटिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंस पर्पस के लिए करिए और रजिस्टर्ड पर्सन को करिए, तो अब एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी है, और उसी रजिस्टर्ड पर्सन को अंडर आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेंटिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंस पर्पस है, लेकिन रिसिपेंट कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसी स्थिति में सप्लाई एग्जेम्प्ट ही थी। जब सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो ना आरसीएम ना एफसीएम कोई क्वेश्चन ही क्या नहीं हो सकता, अराइज नहीं हो सकता है। रेंटिंग करी है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग की करी है, लेकिन अदर देन रेसिडेंस पर्पस के लिए करी है, एग्जेम्पशन तो होती ही नहीं है। अब ये देखना है कि रिसिपेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में वही जीएसटी का पेमेंट करेगा, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लायर को एफसीएम में क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, अगर वो टैक्सेबल पर्सन है तो। और आपको ध्यान होना चाहिए जब भी आरसीएम प्रोविजन एप्लीकेबल होता है तो पेमेंट ऑलवेज ही किस में होता है, ई कैश में क्या होता है, पेमेंट होता है। इस आरसीएम वाली लायबिलिटी का आप पेमेंट आपके ई क्रेडिट से नहीं कर सकते हो, वो ऑलवेज कैश में ही क्या होगा, पेमेंट किया जाएगा। तो ये चार केसेस के अंदर हमने ये वाली आरसीएम की एंट्री क्या कर ली है, रिवाइज कर ली है। ओके, यस।
यस, तो नेक्स्ट रिवीजन हम जो कर रहे हैं अगेन वो रिवीजन किसका है, रेंटिंग का है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि रेंटिंग किस चीज का, तो इसका जवाब है रेंटिंग ऑफ किसका, मोटर व्हीकल का। अब इसमें भी क्वेश्चन बना मोटर व्हीकल कौन से, जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं वो वाले, या फिर पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन में काम में आते हैं वो वाले। तो इस क्वेश्चन का डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि यहां पर हम बात कर रहे हैं रेंटिंग की प्लस मोटर व्हीकल की, और उन मोटर व्हीकल की जो डिजाइन टू कैरी कौन से हो रखे हैं, पैसेंजर हो रखे हैं। तो उनकी रेंटिंग पे हम क्या कर रहे हैं, आरसीएम की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि अगर आपने यहां पर उसकी रेंटिंग करी है तो क्या आरसीएम सिर्फ रेंटिंग पे है या फिर हायरिंग वर्ड पे भी है। तो अगेन डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की भरपूर प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा एक्सीलेंट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हम वर्ड बोल भली क्या रहे हैं, रेंटिंग रहे हैं, लेकिन इस रेंटिंग वर्ड के अंदर हायरिंग वर्ड भी क्या हो रखा है, इंक्लूड हो रखा है। हमने कहा अगर हम यहां पर रेंटिंग नहीं कर रहे हैं, अगर हम यहां पर ट्रांसपोर्टेशन की क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो क्या आरसीएम में कवर है। अगेन डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बहुत तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज नो, आरसीएम ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं है। आरसीएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली गाड़ी की हायरिंग और रेंटिंग की सर्विस पे क्या है, आरसीएम है। हमने कहा बात समझ में आ चुकी है। अब हमने कहा जिसको भी हमने हायर पे दिया है हम उससे हायर चार्जेस क्या कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं। तो क्या हम उससे उसमें चलने वाला पेट्रोल जो है या फिर कौन सा है, डीजल है, वो हम उससे अलग से क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की प्रशंसा करी और अगेन डिपार्टमेंट ने कहा आंसर इज नो, आप जो भी हायरिंग चार्जेस उससे वसूल कर रहे हो वो इंक्लूडेड होना चाहिए कौन सा वाला, कॉस्ट ऑफ फ्यूल। मतलब कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होना चाहिए किसके अंदर, कंसीडरेशन में, तो ही आरसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होने वाला है। हमने कहा ये बात क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। ठीक है, मतलब हम सामने वाले से कॉस्ट ऑफ फ्यूल चार्ज नहीं कर रहे, हम जो हायरिंग अमाउंट ले रहे हैं उसी के अंदर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होना चाहिए। अब हमने कहा यहाँ पर देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है। तो डिपार्टमेंट ने कहा सुनिए, देने वाला कोई भी हो बस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, और लेने वाला और कोई नहीं, सिर्फ क्या होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। मैंने कहा इसका मतलब देने वाला और कोई नहीं, सिर्फ क्या हो, और कोई नहीं, मतलब और कोई भी हो बस क्या नहीं होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, और लेने वाला और कोई नहीं, सिर्फ क्या होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। मतलब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो और रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट ही हो, तो हमारे यहां पर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन क्या है, कंसीडरेशन। ओके, वेयर सप्लायर इज क्या है, नॉट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट, और रिसिपेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो ही आरसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। अब हमने यहां पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि यहां पर भी दो रेट होती है, 5% की रेट भी होती है और 12% की क्या होती है, रेट होती है। तो फिर कौन से केस में क्या होगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा हाँ यहां जरूर क्वेश्चन बनता है, और ध्यान से सुनिए, आप सप्लायर ने 12% वाली, मतलब 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, वो वाली रेट क्या नहीं करी हो, ऑप्ट नहीं करी हो। हमने कहा फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि 5% वाली रेट ऑप्ट करी है। डिपार्टमेंट ने कहा बस यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 12% वाली रेट ऑप्ट नहीं करी हो तो आरसी में एप्लीकेबल होगा। हमने ये कब कहा कि 5% वाली रेट एप्लीकेबल करी है, हमारी बात को आप समझिए। तो हमने कहा ये बात हमको ढंग से समझाइए। तो डिपार्टमेंट ने कहा सुनो, अगर आपने 5% वाली रेट ऑप्ट करी है तो आरसीएम हो गई होगा, और इवन अगर आपने 5 और 12 दोनों ही ऑप्ट नहीं करी है, क्योंकि आप तो क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल करी है, डिजाइन टू कैरी क्या करी है, पैसेंजर करी है, वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या है, इंक्लूडेड है आपके कंसीडरेशन में, आप सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, रिसिपेंट क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट ही है, और आप क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो। तो ऐसी स्थिति में भी 12%, ऐसी स्थिति में भी आरसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि 12% वाली रेट नहीं है, अब 5 वाली है तो भी आरसीएम होगा, और इवन आप अनरजिस्टर्ड हो तो भी क्या होगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। बस ध्यान रखना है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट ही होना चाहिए, और वो भी टैक्सेबल टेरिटरी में ही होना चाहिए, और सप्लाई भी मोटर व्हीकल की हो,
वो भी मोटर व्हीकल जो डिजाइन टू कैरी क्या हो, पैसेंजर हो, और जो भी हायरिंग चार्जेस और रेंटिंग चार्जेस आप वसूल कर रहे हो, उस चार्जेस के अंदर, उस कंसीडरेशन के अंदर कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अनरजिस्टर्ड हो तो भी आरसीएम लगेगा, 5% है तो भी क्या लगेगा, आरसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। बस 12% वाला ऑप्ट कर लिया, इसका मतलब आपने खुद ने क्या करा है, ऑप्ट करा है कि मैं आईटीसी लेके खुद एफसीएम में जीएसटी पे करना चाहता हूं, तो उस केस में आरसीएम क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो हमने कहा बिल्कुल अच्छे से ये वाली एंट्री हमको क्या आ चुकी है, समझ में आ चुकी है। यस, तो नेक्स्ट आरसीएम एंट्री है हमारी, आरसीएम एंट्री है जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी की लैंडिंग स्कीम, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भाई हमने पढ़ा था कि लोन तो दिया जाता है, ओके, मनी बोरो किया जाता है, लेकिन ये सिक्योरिटी की भी लैंडिंग होती है, सिक्योरिटी भी बोरो की जाती है, कैसे की जाती है, क्यों की जाती है। तो हमारा यहाँ पर डिपार्टमेंट ने जवाब दिया कि मान लो जैसे कि आप एक क्या बोरोवर बनना चाहते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आज अडानी का शेयर 4,000 रुपए चल रहा है, लेकिन कुछ ही समय के अंदर जल्द ही ये शेयर ना अपने औंधे मुंह गिरेगा नीचे और 1,000 रुपए पे पहुंच जाएगा। अब उसके पास में आज शेयर नहीं है, अब वो चाहता है कि कोई मेरे को क्या कर दे, वो शेयर क्या कर दे, बोरो कर दे, मेरे को लैंडिंग कर दे, मैं उन शेयर को आज 4,000 रुपए में बेच दूं, ठीक है, और कल 1,000 रुपए में खरीद के उस व्यक्ति को क्या कर दूं, वापिस दे दूं। हमने डिपार्टमेंट से पूछा कि वो व्यक्ति फिर खुद ही क्यों नहीं बेच देता, जिसके पास में जो लैंडिंग कर रहा है वो खुद क्यों नहीं बेच देता। तो डिपार्टमेंट ने कहा भाई वो हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला क्या हो, इन्वेस्टर हो, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना हो, इन्वेस्ट करना हो, और बोरोवर वो है जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या करना चाहता है, कमाना चाहता है। हमने कहा बात समझ में आ गई है। तो लैंडर यहां पर सिक्योरिटी को क्या कर देगा, लैंड कर देगा, बोरोवर सिक्योरिटी को क्या कर लेगा, बोरोवर कर लेगा। हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि लैंडर ऐसा करेगा क्यों, करेगा क्यों, तो डिपार्टमेंट ने इसका जवाब दिया क्योंकि बोरोवर को लैंडर को लैंडिंग फी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने कहा बात समझ में आ गई है कि बाद में उसको सेम सिक्योरिटी बोरोवर वापस दे देगा और साथ में उसको क्या मिल जाएगी, लैंडिंग फी भी मिल जाएगी। अब हमने डिपार्टमेंट से पूछा कि ये काम होगा कैसे, ठीक है ना, मैं कैसे ढूंढूं कि कोई लैंडर ऐसा है जो सिक्योरिटी को लैंड करना चाहता है, और लैंडर कैसे ढूंढे कि मेरे को ऐसा बोरोवर चाहिए जो थोड़े समय के लिए सिक्योरिटी को बोरो कर ले और मेरे को लैंडिंग फी दे दे। तो डिपार्टमेंट ने इसका जवाब दिया, आप दोनों को मिलाने के लिए जो हमारा सेबी से अप्रूव्ड क्या होगा, इंटरमीडियरी होगा, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू लैंडर और बोरोवर क्या कर सकेंगे, मिल सकेंगे। तो हमने कहा बात समझ में आ गई है, ये किसके थ्रू होगा, अप्रूव्ड इंटरमीडियरी ऑफ किसके होगा, सेबी के थ्रू होगा। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा क्या यहाँ पर लेंडर बोरोवर को जानता होगा कि बोरोवर कौन है, और बोरोवर जानता होगा कि मैंने किससे क्या करी है, लैंड करी है, लैंडर कौन है, मतलब मैंने किससे बोरो करी है। तो डिपार्टमेंट ने इस बात का जवाब दिया, आंसर इज नो, लैंडर नहीं जानता है कि बोरोवर कौन है, बोरोवर नहीं जानता है कि लैंडर कौन है। तो हमने इसी में से डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि जब लैंडर को मालूम ही नहीं है कि बोरोवर कौन है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जीएसटी का पेमेंट कैसे करेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि वो जो उसने सिक्योरिटी लैंडिंग की सर्विस दी है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस हुई है या इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस हुई है। तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा, जब लैंडर बोरोवर को नहीं जानता, बोरोवर लैंडर को नहीं जानता, तो ऐसी स्थिति में बोरोवर को अंडर आरसीएम पे, ठीक है, लैंडिंग फी पे क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कहा अगला क्वेश्चन क्या पे करेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, वो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो डिपार्टमेंट ने इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया कि इसको डीम्ड मानते हुए कि वो इंटर स्टेट क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, और उसको ऑलवेज ही आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमने कहा अब बात समझ में आ गई है कि सर्विस है हमारी कौन सी, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, जिस पे लैंडिंग क्या होगा, फी मिलने वाली है लैंडर को, बोरोवर उस पे क्या करेगा, आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करेगा, ऑलवेज आईजीएसटी का पेमेंट करेगा, और ये जो भी लैंडिंग और बोरोइंग होगी ये एक अप्रूव्ड इंटरमीडियरी ऑफ क्या होगी, सेबी के थ्रू होगी। तो डिपार्टमेंट ने कहा बस यही हमारा क्या था, इसको लेके आरसीएम था।
ओके यस, तो नेक्स्ट एंट्री पे अब हम आते हैं। यस, तो नेक्स्ट एंट्री पे हम आ रहे हैं और नेक्स्ट एंट्री है हमारी कौन सी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस। तो हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा, डिपार्टमेंट सिक्योरिटी सर्विस कौन सी। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये कौन सी का क्या मतलब होता है। हमने कहा अरे डिपार्टमेंट कौन सी का मतलब ये है कि सिक्योरिटी, जो पर्सनल सिक्योरिटी क्या कर रहे हैं, मैं बाई पर्सन प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाली, या फिर को हाईटेक सिक्योरिटी कैमरे वैमरे लगा के क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं वो वाली। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ पर हमारे दिमाग की बड़ी प्रशंसा करी, हमारे सवाल की बड़ी प्रशंसा करी और डिपार्टमेंट ने कहा बहुत खूब शानदार क्वेश्चन है, समझो यहां पर सिक्योरिटी सर्विस सिर्फ वो है जो कौन सी है, सिक्योरिटी पर्सनल वाली है, वो वाली हम कवर कर रहे हैं। जो सीसीटीवी वाली सिक्योरिटी होती है उस पे आरसीएम नहीं है। हमने कहा बात समझ में आ गई। अब हमने कहा इस पे आरसीएम कब एप्लीकेबल होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा इस केस में आरसीएम तब एप्लीकेबल होगा जब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। हमने कहा क्यों, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो क्या दिक्कत है। सब डिपार्टमेंट ने कहा अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उस केस में उसे एफसीएम में क्या करना पड़ेगा, जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने कहा चलिए मान लीजिए को जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है, और हम रिसिपेंट कौन है, इंडिविजुअल है। अब आप हम पे क्या लगाओगे, आरसीएम लगाओगे। मैंने कोई ना 5-10 दिन के लिए सिक्योरिटी की सर्विस ली, घर में क्या थी, शादी थी, हम कहीं बाहर जा रहे थे, तो हमको सिक्योरिटी की सर्विस चाहिए थी, तो क्या अब आप हम पे आरसीएम लगाएंगे। और ये रीजन से कि हमारा जिस एजेंसी से हमने सप्लाई ली है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ऐसी स्थिति में तो हम कभी भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एजेंसी से सर्विस ही नहीं लेंगे। तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट तो धंधा कर ही नहीं पाएंगे, धंधा बना ही नहीं पाएंगे। तो डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की अगेन तारीफ करी। डिपार्टमेंट ने कहा हम आपकी समस्या प्रॉब्लम समझ चुके हैं, आप हमारी बात को ढंग से और क्या सुने, पूरी सुने। हमने ये कहा है कि सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो वही जीएसटी जमा करा देगा, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो आरसीएम लगेगा, लेकिन तभी लगेगा जब रिसिपेंट क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। हमें भी मालूम है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, पर्सनल पर्पस के लिए क्या कर रहे हो, ले रहे हो, तो हम आपको आरसीएम की फफूंद में नहीं फंसा सकते। इसलिए हमने खुद ने ही पहले ही तय कर लिया है कि सिक्योरिटी सर्विस पे आरसीएम तभी एप्लीकेबल होगा जब रिसिपेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा और सप्लायर क्या होगा, अदर देन क्या होगा, बॉडी कॉर्पोरेट होगा। हमने कहा बात समझ में आ गई। लेकिन इस सिक्योरिटी सर्विस में ये जो पर्सनल वाली सिक्योरिटी सर्विस है, इसको लेके हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, लेकिन वो रिसिपेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, और वो सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के पर्पस के लिए, सेक्शन 51 में टैक्स डिडक्शन के पर्पस के लिए क्या है, रजिस्टर्ड है। जैसा आपने जीटीए में क्या करा था, हमने सवाल पूछा था, अगेन सवाल हम यहां पर भी पूछते हैं कि है वो रजिस्टर्ड, लेकिन वो रजिस्टर्ड सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, तो क्या अब आप इस पे आरसीएम लगाओगे। तो डिपार्टमेंट ने अगेन आपकी दिमाग की प्रशंसा करी, क्वेश्चन की प्रशंसा करी और कहा आंसर सेम रहेगा, आंसर इज नो, आरसीएम नहीं लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट क्या हो, डिपार्टमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट क्या हो, एजेंसी हो, और आप रजिस्टर्ड हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, टीडीएस के पर्पस के लिए रजिस्टर्ड हो, ऐसे टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड नहीं हो, ऐसी स्थिति में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। हमने कहा आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा तो क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की तारीफ करी, डिपार्टमेंट ने कहा नो, वो जीटीए के केस में हमने कहा था कि क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन यहां एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है ना। क्या होगा, एफसीएम क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। हमने पूछा वहां पर जीटीए में तो पीएसयू भी नहीं लिखा था, यहां पर बोलिए। डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की तारीफ करी, डिपार्टमेंट ने कहा यहां पर भी क्या नहीं लिखा, पीएसयू नहीं लिखा। अगर आप सिक्योरिटी की सर्विस किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को देते हो और वो पीएसयू सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिडक्शन के पर्पस के लिए अंडर सेक्शन 51 क्या है, रजिस्टर्ड है, ऐसे टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस स्थिति में उस पे आरसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। क्योंकि हमने रिलैक्सेशन किसको दिया है, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट क्या है, एजेंसी, और जो गवर्नमेंट के क्या है, डिपार्टमेंट। पीएसयू हमने क्या नहीं करा है, मेंशन नहीं करा। हमने कहा बात समझ में आ गई। सिक्योरिटी सर्विस, और सिक्योरिटी भी कौन सी, पर्सनल वाली सिक्योरिटी सर्विस। सप्लायर कौन होना चाहिए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। रिसिपेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वो भी कहां पर, टैक्सेबल
टेरिटरी में ही क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर रिसिपिएंट अगर डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, जो सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिडक्शन के पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, एज ए टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में क्या होगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हमने डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए हमने सिक्योरिटी सर्विस दी है, सिक्योरिटी पर्सनल वाली ही सर्विस दी है, हम है भी अदर देन कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, और हमारा रिसिपिएंट है भी जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो एज ए इस साल एज ए कंपोजिशन उसने क्या कर रखा है, ऑप्ट कर रखा है अंडर कौन सा वाला, सेक्शन 10 वाला, या फिर तो सबसेक्शन 1 और 2 वाला ऑप्ट करा है, या फिर सबसेक्शन 2A वाला उसने ऑप्ट करा है। जो कुछ भी ऑप्ट कर रखा है बस वो कौन सा है, कंपोजिशन वाला है। तो क्या उसे आरसीएम में क्या करना पड़ेगा, ये जीएसटी क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने का आंसर इज नो नो नो। हमने यहां पर वो भी रिलैक्सेशन दे दी है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है लेकिन अंडर कौन से में है, कंपोजिशन स्कीम में है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, एफसीएम क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो हमने कहा बात समझ में आ गई, डिपार्टमेंट ने कहा समझ में तो आ गई, लेकिन ध्यान रखना ये रिलैक्सेशन हमने सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी सर्विस के अंदर क्या करा है, कंपोजिशन वालों को दिया है। अगर जीटीए की सर्विस है, जो रोड के थ्रू गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं, वहां पर हमने कंपोजिशन वालों को इस तरह की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है, वहां उन्हें आरसीएम में जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सर्विस कौन सी है, सिक्योरिटी कौन सी है, पर्सनल वाली है, तो वहां पर क्या नहीं होगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने कहा बात समझ में आ चुकी है हमको, और ये एंट्री भी आरसीएम की हमको समझ में आ गई। यस, तो अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आ रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री में हमको आरसीएम दिया है किस पे, सर्विस पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है हम सारी आरसीएम की एंट्री ही किस पे पढ़ रहे हैं, सर्विस पे पढ़ रहे हैं। सप्लायर कहां पर है, हु इज लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। हमने कहा ऐसा क्यों लिखा है, अरे डिपार्टमेंट ने कहा यार सप्लायर कहां है, विदेश का है, ठीक है, तो वो कैसे जीएसटी का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो हमने कहा फिर कौन करेगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा यार जो इंडिया में पर्सन होगा जिसने वो सर्विस क्या करी है, इंपोर्ट करी है, वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। मैंने कहा अच्छा, इसको आप बोल रहे हो इंपोर्ट ऑफ कौन सा सर्विस। डिपार्टमेंट ने कहा ऑब्वियसली बात है। मैंने कहा एक बार बताओ तो सही है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या होता है। डिपार्टमेंट ने कहा बहुत ही सिंपल है, जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां होता है, आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कौन होता है, इन इंडिया का होता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां होती है, इंडिया में ही होती है। ओके, इंडिया में ही होती है। हमने कहा ये कौन सी सप्लाई हुई, अरे डिपार्टमेंट ने कहा यार नहीं जानते, इस इंपोर्ट को ऑलवेज ही जीएसटी में कौन सी सप्लाई माना जाता है, इंटरस्टेट माना जाता है। हमने कहा कौन जीएसटी का पेमेंट करेगा। डिपार्टमेंट ने कहा अजीब बातें करते हो यार, ये कैसे पेमेंट करेगा, ये तो बाहर है, ये तो कर नहीं सकता। तो हमने कहा कौन करेगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा ऑब्वियसली बात है, जो इंपोर्टर है, लोकेशन ऑफ कौन सा है, जो रिसिपेंट है, जिसने वो सर्विस क्या करी है, ली है, वो ही जीएसटी का पेमेंट करेगा। हमने कहा ये तो आरसीएम हुआ। डिपार्टमेंट ने कहा हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये क्या हुआ, आरसीएम हुआ। हमने कहा अगर ऐसा ही है तो एक सवाल और दिमाग में आता है कि मान लीजिए हमारा सप्लायर आउटसाइड इंडिया है। डिपार्टमेंट ने कहा मान लिया। हमने कहा रिसिपिएंट भी हमारा कहां है, आउटसाइड इंडिया है। डिपार्टमेंट ने कहा मान लिया। हमने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई कहां आ रही है, इंडिया में आ रही है। डिपार्टमेंट ने कहा मान लिया। हमने कहा मान तो लिया, अब बताओ जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा। डिपार्टमेंट ने कहा यार हद करते हो, आपको ध्यान नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने सप्लाई क्या कर रखी थी, एग्जेम्प्ट कर रखी थी। लगता है अभी आपने एग्जेम्पशन वाला रिवीजन नहीं कवर करा। हमने कहा ओहो, याद आ गई बात समझ में। हमने कहा याद आ गई, अब और याद आ गई है, लोकेशन ऑफ सप्लायर बाहर ही है, रिसिपेंट भी बाहर है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया है, फिर भी जीएसटी लग रहा है। डिपार्टमेंट ने कहा ऐसे कैसे हो गया। हमने कहा ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि ये कौन सी थी, शिपिंग कंपनी थी। ठीक है, शिपिंग कंपनी थी। रिसिपेंट भी हमारा कौन था, एक्सपोर्टर ही था। रिसिपेंट भी हमारा एक्सपोर्टर था, जिसने सीआईएफ वैल्यू पे गुड्स का क्या कराया, ट्रांसपोर्टेशन कराया। हमने कहा अब बात बिल्कुल समझ में आ गई, यहां पर हमने एग्जम्पशन नहीं दी थी। मैंने कहा बस यही कह रहा हूं, जब वेसल से गुड्स का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सप्लायर शिपिंग कंपनी भी कहां की है, बाहर की है, सीआईएफ वैल्यू पे क्या किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन किया गया है। मतलब जो रिसिपेंट है वो भी कौन है, एक्सपोर्टर आउटसाइड इंडिया का है। बस प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन का कहां आ रहा है, इंडिया आ रहा है।
ऐसी स्थिति में आपने एग्जम्पशन नहीं दी थी, और ये तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी नहीं है, ये तो इंपोर्ट ऑफ क्या नहीं है, सर्विस भी नहीं है। अब इसमें जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बड़ी क्या करी, तारीफ करी कि आपने पहले हमसे ये जाना कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में कौन करेगा, रिसिपेंट करेगा, लेकिन यहां पर तो रिसिपेंट और सप्लायर दोनों ही बाहर हैं। कौन से केस में? जब वेसल से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में हो रहा है। डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की तारीफ करी, डिपार्टमेंट ने कहा हमें मालूम था ऐसा क्वेश्चन आप पूछोगे जरूर, हमने पहले ही तय कर लिया कि ऐसी स्थिति में जो इंपोर्टर होगा, जो कि रिसिपेंट नहीं है, इंपोर्टर जीएसटी का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। हमने कहा बात समझ में आ गई, क्योंकि इंपोर्टर जब गुड्स की क्लियरेंस करवाएगा तो वो उस समय क्या कर देगा, उस पर पेमेंट कर देगा। डिपार्टमेंट ने कहा बात बिल्कुल क्या है, सही है। ओके, हमने कहा एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या कर रहा है, आ रहा है, और वो हमारे दिमाग में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ रहा है कि मान लीजिए सप्लायर है OIDAR सप्लाई, ठीक है ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां है, आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कहां पर है, इंडिया का ही है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां आ रही है, इंडिया में आ रही है। तो ये तो अगेन इंपोर्ट ऑफ क्या हो गई, सर्विस हो गई। डिपार्टमेंट ने कहा बड़ा खूब क्वेश्चन क्या कर रहे हो, बना रहे हो। हमने कहा अभी तो क्वेश्चन ये है कि आपने ही कहा था कि इंपोर्ट के केस में रिसिपेंट जीएसटी का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। डिपार्टमेंट ने कहा यस करेगा। हमने कहा कर देगा, अगर ये रिसिपेंट इंडिया में जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है, बिजनेस पर्पस के लिए क्या कर रहा है, सप्लाई ली है, तब तो ये आरसीएम में बिल्कुल क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर ये रिसिपेंट ने अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए ये OIDAR की सर्विस क्या करी है, ली है, आपने तो इसको एग्जेम्प्ट भी नहीं करा, ठीक है, एग्जेम्प्ट भी नहीं करा। अब बोलिए कि इसमें आरसीएम कैसे लगाओगे? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा आप लिंकिंग नहीं कर पाए। आपको याद नहीं है कि जब हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर सेक्शन 24 आपको क्या करा था, पढ़ाया था, तो उसके वहां पर सेकंड लास्ट क्लॉज में हमने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में आरसीएम तो नहीं लगेगा, हमको उस OIDAR जो सप्लायर बाहर विदेश में है उसको ही इंडिया में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर उसने अपनी OIDAR की जो सप्लाई ऑफ सर्विस है इंडिया में किसको दी है, पर्सनल पर्पस को दी है। पर्सनल पर्पस का मतलब है नॉन टैक्सेबल, ठीक है, पर्सनल पर्पस मतलब कौन है, रिसिपेंट कौन है, जो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन क्या है, रिसिपेंट है। तो ऑनलाइन कौन है, रिसिपेंट है। तो ऐसी स्थिति में हम आरसीएम नहीं लगा पाएंगे, एग्जेम्पशन नहीं दे सकते, क्योंकि OIDAR की सर्विस पे भर भर के रेवेन्यू है। तो ऐसी स्थिति में यहां आरसीएम नहीं लगा पाएंगे, वी आर सो सॉरी। बाकी सभी इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे हम क्या लगा देंगे, आरसीएम क्या कर देंगे, लगा देंगे, इस पे नहीं लगा सकेंगे। और इस पे नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को क्या नहीं करना, पे नहीं करना, और किसको पे करना होगा, उस सप्लायर को ही जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा बात समझ में आ चुकी है हमको, बात ये समझ में आ गई कि इंपोर्ट ऑफ क्या होती है, सर्विस जब होती है, जहां सप्लायर क्या होता है, बाहर होता है, रिसिपेंट इंडिया में होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होती है, तो रिसिपेंट को जीएसटी का क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। रिसिपेंट को इंडिया में जीएसटी का क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। ओके, ठीक है, हमको बात समझ में आ गई। और हमको ये भी ध्यान है कि आपने एग्जामिनेशन में पढ़ाया था, अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस हम इंडिया में ले रहे हैं पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसका मतलब बिजनेस पर्पस के लिए लेंगे तो आप आरसीएम लगा दोगे, लेकिन OIDAR के केस में, OIDAR के केस में पर्सनल पर्पस के लिए ली है तो भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी और आरसीएम भी नहीं लगेगा। आपको सप्लायर को ही इंडिया में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ने बिल्कुल क्वेश्चन की प्रशंसा करी, डिपार्टमेंट ने कहा बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो अगर OIDAR की सर्विस ली है जहां पर रिसिपेंट कौन है, जहां पर रिसिपेंट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट है, ऐसी स्थिति में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अदर जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है, जो कौन सी होती है, अदर जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है, इंपोर्ट ऑफ क्या है, सर्विस है, अगर वहां पर रिसिपेंट कौन होता है, पर्सनल पर्पस के लिए होता है, अगर कौन सा पर्पस के लिए होता है, बिजनेस नहीं होता है, पर्सनल पर्पस होता है, तो वहां तो आपने सप्लाई को वैसे ही क्या कर रखा है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। ठीक है ना, वहां पर वैसे ही एग्जेम्प्ट कर रखा है। बस आप OIDAR को क्या नहीं कर सके, एग्जेम्प्ट नहीं कर सके हो,
ठीक है, आरसीएम भी नहीं लगाया, तो आपने वहां पर सेक्शन 24 में ही सप्लायर को ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा था। और हमें यह भी ध्यान है कि अगर वेसल से गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं और सीआईएफ वैल्यू पे क्या हो रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, मतलब सप्लायर हमारा, सप्लायर और रिसिपेंट दोनों ही कहां हैं, बाहर के हैं, तो ऐसी स्थिति में इंडिया में जो इंपोर्टर है उसको उस ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पे जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। हमने डिपार्टमेंट को थैंक यू कहा और हमने कहा हमको आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है कौन से वाली, आरसीएम की, वो है हमारे कौन से हैं, डायरेक्ट सेलिंग कौन है, एजेंट्स हैं। जो बैंक के होते हैं, हमारे एनबीएफसी के होते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट रखते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स ढूंढते हैं, बोरोवर क्या करते हैं, ढूंढते हैं, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं, उनका वेरिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है ना, और जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उन सभी की कंप्लाइंस करते हैं, बढ़िया उसकी फाइल बनाते हैं और लाके किसको देते हैं, बैंक को दे देते हैं कि बैंक ये रहा, वो रहा, प्रोस्पेक्टिव कौन सा है, बोरोवर है, अब आपको जैसे इनको क्या देना है, लोन देना है, दे लो, मैं तो आपके लिए प्रोस्पेक्टिव ग्राहक ढूंढ के लेके आ चुका हूं। ऐसे में उनको बोला जाता है कौन सा, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बोला जाता है। अब ये अपनी सर्विस किसको देता है, बैंकिंग कंपनी को देता है, एनबीएफसी को क्या करता है, देता है, और यहीं पर उसके ऊपर क्या होगा, आरसीएम एप्लीकेबल होगा। हमने कहा अब ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स का जाल इतना बढ़ चुका है कि लोगों ने इसकी भी क्या बना दी है, कंपनी बना दी है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी आरसीएम एप्लीकेबल होगा? डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की बड़ी तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा ये जो डीएस से डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होते हैं इनके केस में आरसीएम तभी एप्लीकेबल होगा जब ये कौन से डीएस से होंगे, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होंगे। अगर इन्होंने अपनी कोई फर्म और क्या बना ली है, कंपनी बना ली है, तो वैसी स्थिति में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और डिपार्टमेंट ने कहा बड़ा ध्यान रखना, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है फिर भी हम क्या कर देते हैं, बता देते हैं, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पे आरसीएम तभी एप्लीकेबल होगा जब इन्होंने अपनी सर्विस बैंकिंग कंपनी को दी हो, एनबीएफसी को दी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ड यहां पर क्या है, मिसिंग है। इसका मतलब ऐसी स्थिति में वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बड़ा ध्यान रखिएगा कि इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पे आरसीएम है और रिसिपेंट मस्ट भी बैंकिंग कंपनी और क्या होनी चाहिए, एनबीएफसी होनी चाहिए, तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर हमारा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप क्या है, फर्म है, एलएलपी है, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और या फिर रिसिपेंट हमारा कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो भी उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने कहा आपकी बात हमको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट हमारा आरसीएम है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनके जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो होते हैं, स्ट्रेस्ड असेट्स होते हैं, उनके रेस्पेक्ट में बाहर जो हमारी ओवरसीइंग क्या होती है, कमिटी होती है, जो आरबीआई की ही क्या होती है, बनाई हुई होती है। तो जो भी हमारे कौन से होंगे, जो भी हमारे बाहर नॉन हमारे परफॉर्मेंस असेट्स हैं, ठीक है ना, स्ट्रेस असेट्स हैं, ठीक है, जो लोन की रिकवरी नहीं हो पा रही है, रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके रेस्पेक्ट में हमारी जो ओवरसीइंग कमिटी बाहर विदेश में बनाई गई है, वो आरबीआई को जो क्या दे रही है, सर्विस दे रही है, उस सर्विस पे आरबीआई को आरसीएम में जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रहे आरबीआई के द्वारा दी गई सर्विस तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडेड बाय आरबीआई तो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहां आरबीआई सर्विस दे नहीं रहा है, ले रहा है, वो भी कहां से ले रहा है, बाहर से ले रहा है, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी से क्या कर रहा है, ले रहा है, जो टेक केयर करने वाले हैं हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रेस्पेक्ट में। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट किसके अंदर, आरसीएम के अंदर उनको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये एंट्री हमारी हो चुकी है। आइए नेक्स्ट एंट्री पे अब हम आते हैं। यस, तो नेक्स्ट आरसीएम एंट्री पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आरसीएम एंट्री कब है, जब क्या है, डायरेक्टर है। तो अब हमने पूछा डायरेक्टर पे आरसीएम कब होगा, तो डिपार्टमेंट ने कहा अगर डायरेक्टर कौन है, कंपनी का एम्प्लॉय है, बॉडी कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय तो किस में चला जाएगा, शेड्यूल 3 में चला जाएगा। हमने कहा बात बिल्कुल सही है। तो डिपार्टमेंट ने कहा जीएसटी लगेगा ही तब वो जब कंपनी का क्या नहीं होगा, बॉडी कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय नहीं होगा। हमने कहा बात समझ में आ चुकी है। अब उसने एम्प्लॉय, डायरेक्टर ने अपनी क्या दी है, सर्विस दी है।
कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को क्या दी है, कंपनी अपनी सर्विस दी है, तो उस केस में उस कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। हमने कहा बात अब बिल्कुल समझ में आ चुकी है। एम्प्लॉय हुआ तब तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, और अगर क्या नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर जीएसटी लगेगा। और फिर वो जिस बॉडी कॉर्पोरेट का डायरेक्टर है या फिर जिस भी कंपनी का क्या है डायरेक्टर, कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट ही होती है, तो उस बॉडी कॉर्पोरेट को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर्विस सप्लाइड बाय ये क्या है, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, टू द सेड कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी है, तो वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट क्या करेगी, जीएसटी के अंदर आरसीएम में क्या करेगी, पेमेंट करेगी। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है हमारी कौन सी, आरसीएम के अंदर इंश्योरेंस एजेंट। तो अगर क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाए, इंश्योरेंस एजेंट मिल जाए, इंश्योरेंस एजेंट क्वेश्चन बनता है कौन सा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। तो हमारे डिपार्टमेंट ने कहा किसी भी तरह का इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस जो एजेंट्स जो होते हैं उन्होंने अपनी सर्विस किसको दी होती है, कमीशन कौन देता है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो बस वही इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जीएसटी का आरसीएम में पेमेंट करेगी। बस ध्यान रखना वो इंश्योरेंस कंपनी टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी एंट्री है। इससे पहले तो कौन सा था, डायरेक्टर था, अब ये कौन हो गया, इंश्योरेंस क्या हो गया, एजेंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आरसीएम है हमारे कौन से, रिकवरी एजेंट पे। अब सवाल बनता है ये रिकवरी एजेंट किसके, तो डिपार्टमेंट ने जवाब दिया आरसीएम जो है रिकवरी एजेंट पे, वो उन्हीं रिकवरी एजेंट पे है जो रिकवरी एजेंट किसके हैं, बैंकिंग कंपनी के हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हैं, या फिर किसके हैं, एनबीएफसी के हैं। सिर्फ उन्हीं रिकवरी एजेंट के लिए हमने आरसीएम की क्या लगाई है, एंट्री लगाई है। हमने कहा ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई। डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन सॉल्व करते समय विशेष ध्यान रखना, सिर्फ रिकवरी एजेंट देख के आरसीएम मत लगा देना, ये भी देखना क्या वो रिकवरी एजेंट किसी बैंकिंग कंपनी के हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हैं, या फिर किसी एनबीएफसी के हैं जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो ही उसके ऊपर क्या लगाइएगा, आरसीएम लगाइएगा। एल्स सिर्फ रिकवरी एजेंट देख के आप क्या मत लगा दीजिएगा, आरसीएम मत लगा दीजिएगा। ओके यस, तो नेक्स्ट हम आरसीएम की एंट्री पे आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जो म्यूजिक के कंपोजर्स होते हैं, जो क्या बनाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं। फोटोग्राफर्स होते हैं जो फोटो क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। और भी आर्टिस्ट होते हैं जो क्या बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, और उनका क्या करवाते हैं, अपने नाम से कॉपीराइट करवाते हैं। जब वो उस कॉपीराइट के, जब ओरिजिनल वो क्या होते हैं, कॉपीराइट होल्डर होते हैं, जब वो उस कॉपीराइट को किसी पर्सन को, किसी म्यूजिक कंपनी को, ठीक है ना, या फिर किसी फिल्म प्रोड्यूसर को, या फिर किसी भी व्यक्ति को क्या करते हैं, उसको यूज करने का क्या देते हैं, राइट दे देते हैं, तो हम उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपने कॉपीराइट को टेम्परेरी क्या करा है, यूज करने के लिए परमिट करा है, तब तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होती है। अगर आपने कॉपीराइट को परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होती है। और हम जो आरसीएम पढ़ रहे हैं वो सप्लाई ऑफ सर्विस का है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो आप ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर होने चाहिए। आपके पास में कॉपीराइट जो है, आपने किसी व्यक्ति को, किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को उस कॉपीराइट को यूज करने के लिए क्या करा है, परमिट करा है, तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। अगर आप ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर नहीं हैं, आपने भी किसी से कॉपीराइट लिया है, वो फर्दर आप किसी को यूज करने के लिए परमिट कर देते हैं, और उससे आप जो भी रॉयल्टी चार्ज करते हैं, उस स्थिति में आरसीएम प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। आरसीएम प्रोविजन सिर्फ उसी स्थिति में एप्लीकेबल होगा जब आप ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर होंगे, आपने रॉयल्टी लेके उस कॉपीराइट को यूज करने के लिए किसी को परमिट करा है, तो उस रॉयल्टी पे रिसिपेंट जो होगा, म्यूजिक कंपोजर होगा, प्रोड्यूसर होगा, ठीक है, उसको जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। बस ध्यान रखिएगा, आरसीएम एंट्री तभी एप्लीकेबल हो पाती है जब रिसिपेंट कहां पर हो, टैक्सेबल किस में हो, टेरिटरी में हो। ध्यान रखिएगा ये आरसीएम कब लगेगा, जब आप क्या हो, म्यूजिक कंपोजर हो, फोटोग्राफर हो, क्या हो, आर्टिस्ट हो, और क्या है, ओरिजिनल आपके पास में कॉपीराइट है, उसको आपने यूज करने के लिए क्या करा है, परमिट करा है। टेम्परेरी क्या करा है, ट्रांसफर करा है, परमानेंट ट्रांसफर नहीं करा है। तो उस स्थिति में उस म्यूजिक कंपनी को, प्रोड्यूसर को आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा।
बस इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर हो, लेकिन आप कौन हो, ऑथर हो, ठीक है ना, आप क्या हो, ऑथर हो, अगेन ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर ही हो, आपने किसी को उस कॉपीराइट को यूज करने के लिए परमिट करा है, लेकिन इस बार आप कोई म्यूजिक कंपोजर नहीं हो, इस बार आप कोई फोटोग्राफर नहीं हो, इस बार आप कोई क्या नहीं हो, आर्टिस्ट नहीं हो, बेसिकली इस बार आप कौन हो, ऑथर हो। तो यहां पर भी आरसीएम आएगा, और आरसीएम किस पे आएगा, जो पब्लिशर होगा, ठीक है, जिससे आपने बुक पब्लिश करवाई है, वो बुक को बेचता है और आपको क्या देता है, रॉयल्टी देता है, आपको रॉयल्टी देता है, ठीक है। तो बेसिकली वो बुक बेच के आपको क्या देता है, रॉयल्टी देता है, तो वो बेसिकली सर्विस का रिसिपेंट हुआ, आप सर्विस सप्लायर हो गए, आप ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर हो, आपने उस कॉपीराइट को यूज करने की उसको क्या दी, परमिशन दे दी है, ठीक है, तभी उसने बुक छाप के बुक क्या बेच रहा है, आपको रॉयल्टी दे रहा है, उस केस में आरसीएम है। लेकिन विशेष बात यह है, जैसा जीटीए के केस में ऑप्शन दिया गया था कि इस आरसीएम को बदल के आप फॉरवर्ड चार्ज क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, सेम वैसी स्थिति ऑथर पे भी है। अगर ऑथर चाहे कि मुझे आरसीएम नहीं करना, क्योंकि आरसीएम के केस में कई फफूंद आती है, जैसे आईटीसी का क्या करना पड़ता है, अपॉर्शनमेंट भी करना पड़ता है, ठीक है। और अगर ऑथर चाहता है कि मेरे को इस फफूंद में नहीं पढ़ना पड़े, मैं खुद ही क्या कर दूंगा, एफसीएम के अंदर जीएसटी का पेमेंट कर दूंगा, तो सबसे पहली बात तो ये है, और वो ये है, अगर आप एफसीएम ऑप्ट करना चाहते हो तो पहले आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको अपनी टैक्स इनवॉइस के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि आपने एफसीएम क्या कर रखा है, ऑप्ट कर रखा है, फिर आप अपने रिसिपेंट से जीएसटी क्या कर सकोगे, चार्ज भी कर सकोगे, और फिर आप उसका पेमेंट आईटीसी के यूटिलाइजेशन करके भी कर सकोगे। विशेष बात यह है कि अगर आपने एफसीएम ऑप्ट करा है तो वो कितने साल तक के लिए रहेगा, मिनिमम 1 ईयर के लिए तो रहेगा, ठीक है। तो ऑथर के केस में बस विशेष बात इतना ही है कि वो आरसीएम को एफसीएम में उसी तरीके से बदल सकता है जैसे जीटीए आरसीएम को एफसीएम में बदल सकते हैं। दोनों स्थिति में आपको रजिस्ट्रेशन क्या होता है, करवाना ही पड़ता है, करवानी पड़ता है। एल्स आरसीएम तो वहां पर भी एप्लीकेबल होता है जहां सप्लायर हमारा क्या होता है, अनरजिस्टर्ड होता है। तो अगर हमारा ऑथर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड भी है, ओरिजिनल कॉपीराइट होल्डर है, उसने किसी पब्लिशर को उस कॉपीराइट को यूज करने के लिए क्या करा है, टेम्परेरी ट्रांसफर करा है, तो उस पब्लिशर को अंडर आरसीएम जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। बस विशेष बात यह है कि अगर किसी ऑथर को लगता है कि आरसीएम की वजह से उसको परेशानी हो रही है, ठीक है, उसे अपॉर्शनमेंट करना पड़ रहा है कॉमन आईटीसी का, तो ऐसी स्थिति में वो एफसीएम ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने यहां पर ऑथर वाली आरसीएम एंट्री भी क्या कर ली है, यहां पर कवर कर ली है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री पे अब हम क्या करते हैं, आते हैं आरसीएम की नेक्स्ट एंट्री हमारी, तो कुछ विशेष नहीं है। तो जो बिजनेस फैसिलिटेटर और क्या होते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, ध्यान रखिएगा, बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, बिजनेस फैसिलिटेटर की। और वो भी किसकी बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं किसके, बैंकिंग कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस फैसिलिटेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी के बिजनेस फैसिलिटेटर की। आपको ध्यान हो तो एग्जामिशन में हमने पढ़ा था, अगर ये बिजनेस फैसिलिटेटर रूरल ब्रांच के रेस्पेक्ट में है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती है। इसका मतलब ये रूरल के रेस्पेक्ट में नहीं है, अर्बन के रेस्पेक्ट में है। बिजनेस फैसिलिटेटर है, ठीक है ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की क्या नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर बैंकिंग कंपनी को आरसीएम में जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। अब इसके बाद में समझिएगा, अगर आपने खुद ने एजेंट क्या कर रखा है, अपॉइंट कर रखा है, किसने, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने, ठीक है ना, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने अपॉइंट कर रखा है, ठीक है। तो यहां पर कौन पे करेगा, बीसी पे करेगा। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, बस बीसी को क्या करना है, पे करना है। यहां पर बिजनेस फैसिलिटेटर था जिसने सर्विस बैंकिंग कंपनी को दी, तो बैंकिंग कंपनी आरसीएम में पेमेंट करेगा। यहां पर एजेंट है किसका, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का। अगेन ध्यान रखिएगा, एग्जामिशन में हमने पढ़ा था, अगर ये रूरल एरिया के रेस्पेक्ट में हुआ तब तो वो एग्जेम्प्ट होता है, इसका मतलब ये किसके रेस्पेक्ट में है, अर्बन के रेस्पेक्ट में।
ध्यान रखिएगा, ये बैंकिंग का भी हो सकता है और ये होने में किसका हो सकता है, इंश्योरेंस का भी हो सकता है। दोनों ही स्थिति में इस बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को अंडर आरसीएम में जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अंडर आरसीएम में जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम आरसीएम की क्या आते हैं, एंट्री पर आते हैं। नेक्स्ट आरसीएम की एंट्री कवर करते हैं। यस, तो नेक्स्ट आरसीएम की एंट्री है हमारी कि हमने किसी प्रमोटर को, किसी बिल्डर को, किसी रियल एस्टेट किसको, डेवलपर को हमने लैंड डेवलपमेंट राइट दिया है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट करा है, लॉन्ग टर्म लीज पे क्या दी है, जमीन दी है। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 30 इयर्स और किसके लिए, मोर के लिए। अब चाहे वो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने के लिए दिया है या अदर देन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने के लिए दिया है, जमीन जो हमने डेवलपमेंट राइट दिया है, हमने जो उसको लॉन्ग टर्म लीज पे जो क्या करा है, दिया है, इस सप्लाई ऑफ सर्विस पे प्रमोटर को, उस रियल एस्टेट डेवलपर को, उस बिल्डर को ही आरसीएम में जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और आपको ध्यान हो तो इनके लिए विशेष हमने क्या पढ़ा है, टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन पढ़ा है। और आपको ध्यान हो कि अगर हमने यही ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट किसी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट को बनाने के लिए किया होता है तो वो पहले तो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर जितने फ्लैट बुक नहीं हो पाते हैं तो उनके रेस्पेक्ट में प्रपोर्शन एग्जम्पशन विड्रॉ कर दी जाती है और फिर प्रमोटर को ही क्या करना पड़ता है, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म लीज 30 इयर्स और क्या कर रहे हो, मोर कर रहे हो, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए कर रहे हो या अदर देन रेसिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए कर रहे हो, दोनों ही और सभी स्थिति के केस में जो बिल्डर है, रियल एस्टेट एजेंट, डेवलपर है, मतलब जो क्या है, प्रमोटर है, उसी को ही आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, उसको ही आरसीएम में जीएसटी का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एंट्री हमने क्या करी है, कवर करी है। तो 20 नंबर की कवर हो गई, 19th कवर हो गई, 18th 17th कवर हो गई, 16 हमारी कवर है, ठीक है, 15 14 ये कवर हो गई, 13 भी कवर हो चुकी है, 12 11 10, ठीक है ना। इनके बाद में 10 के बाद में 9 कवर हो गई, 9 ए कवर हो चुकी है, 9 भी कवर हो चुकी, 8 कवर हो गई, 7 कवर हो गई, 6 5 डबल ए क्या हो गई, कवर हो गई। तो बची है 5 ए 5 4 3 और कौन सा है, 2। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेते हैं। ओके, यस।